न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान वैसे भी टूरिज्म का बहुत बड़ा गढ़ है, डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर आसपास के जो महानगर हैं, चाहे वो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद हो, चाहे और आसपास के शहर, वहां से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। 2026 से क्या उम्मीदें, क्या आशाएं बंधी है और 2025 कैसा रहा इस प्रदेश के लिए, प्रदेश वासियों के लिए और यहाँ के नेताओं के लिए। तो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेताओं के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे राज्य के राजनेता या जो सरकारें हैं वो राज्य की गति रफ्तार तय करती है। तो इस वक्त राजस्थान की रफ्तार जो है वो राज्य में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हाथों में है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी गढ़ राजस्थान ही रहा है। हमेशा से उनका दिल मन सब राजस्थान में ही बसता है। वसुंधरा राजे भी अब राजस्थान की ही हो चुकी हैं और राजस्थान के ही नाम से उनका परिचय है। वो भी अपना अधिकतम समय राजस्थान में ही निकालती हैं। तो राजस्थान से जुड़े हुए ये तीन बड़े सितारे, इसके बाद एक नाम और सचिन पायलट का आता है। वो भी राजस्थान से सीधे ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन अब वो भी राजस्थान के हो चुके हैं और उनका भी राजस्थान में ही लगता है। ये वो किरदार हैं जो राजस्थान की राजनीति का वर्तमान, इतिहास और भविष्य है। समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ कि 2026 से राजस्थान के इन चेहरों की क्या उम्मीदें बंधी हुई है। हमारे साथ राकेश वशिष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार, वीरेंद्र शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता और डॉक्टर वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, शुरुआत आपसे करते हैं, राजीव जैन जी से। राजीव जी, 2026 राजस्थान में आप किसके लिए, मतलब 2026 का चेहरा आप किसे मानते हैं राजस्थान का? देखिए मीना जी, 2026 का साल मतलब चुनावी साल तो है नहीं जिससे हम एक अंदाजा लगाएं। चुनाव भी दूर है 2028 में, लेकिन 2026 में अब जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो किस रूप में और किस ढंग से चलेंगी। अब 2026 के मध्य में आप ये मान के चलिए कि मौजूदा जो सरकार है, भजनलाल सरकार, उसका आधा कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। और आधा कार्यकाल पूरा होने का मतलब है तो कि बहुत बड़ा आकलन मतलब इस सरकार का किया जाएगा कि सरकार ने अपने आधे कार्यकाल में कितना, क्या अचीवमेंट किया, कितना कर सकते थे या क्या कहाँ कमियां खामियां रह गई। तो उन सब चीजों का आकलन होगा। अब आकलन तो इनकी पार्टी का आलाकमान ही करेगा, केंद्रीय नेतृत्व जो करना है वो करेगा कि किस रूप में देखा जाए। अब मंत्रिमंडल फेरबदल की अभी काफी चर्चाएं चलती रही, अपनी पिछली बार भी चर्चा हुई थी। तो मुझे तो मतलब आधे कार्यकाल, मैंने पूर्व में भी कहा था कि आधे कार्यकाल के बाद ही होगा। विधानसभा का जो बजट है वो खत्म हो जाएगा मई जून के बाद, कहीं उस पर एक सुगबुगाहट सी चलेगी। अब वो किस रूप में होगा, क्या नहीं होगा, तो उसका मतलब भविष्यवाणी तो आज के दौर में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अकेले मुख्यमंत्री के स्तर पे तो ये चीजें होगी नहीं। पूरा केंद्रीय नेतृत्व पार्टी का किस रूप में इनको मंजूरी देता है, अनुमति देता है, या वो अपना क्या फैसला लेता है, वो कोई भी आज की तारीख में कोई भी विश्लेषक जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं वो भी नहीं कह सकते। क्योंकि आप अभी हम लेके राष्ट्रीय, तो इसमें मेरे को एक चीज याद आ रही है मेरी, एक से बीजेपी के एक नेता से बात हो रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, उससे पहले इतने सारे नाम चल रहे हैं, तो उसने हाथ खड़े करते हुए कहा था कि कोई नवीन ही होगा। बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसके बाद में कहा, यार आपको मालूम था कि नवीन नहीं होगा? तो उसने कहा मेरा मतलब दूसरा ही था, कोई नवीन ही होगा। तो मौजूदा मतलब नवीनता बनी रहनी चाहिए, नए साल में भी नवीनता बनी रहे, ये उम्मीद करते। वीरेंद्र जी बड़े परेशान होंगे, प्रवक्ताओं को इतनी देर बैठाया नहीं जाना चाहिए। प्रवक्ता सुनना कम चाहते हैं, बोलना ज्यादा चाहते हैं, लेकिन सुनने के भी बहुत फायदे हैं। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ पहले, फिर हमारे दोनों वरिष्ठ मेहमानों के पास जाऊंगी। अभी अभी की हम बात करें तो 2025 का चेहरा जो है बीजेपी का, वो कौन सा है राजस्थान का, और 26 में वही बरकरार रहेगा?
जी, निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल चल रहा है, जो राजस्थान को जो आधार उन्होंने दिया है, तो आगे भी उन्हीं का कार्यकाल देखने को मिलेगा और राजस्थान को नई ऊंचाइयां छूते हुए हम देखेंगे। 2025 का जो कार्यकाल उनका रहा वो सदैव याद किया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे आयोजन यहाँ हुए राजस्थान में जो राजस्थान को प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा आधार तैयार हो चुका है। दूसरा उस जो विषय आयोजन आता है जो बहुत सारी ऐसा सुनने को मिला, देखने को मिला, खाली कुर्सियों की चर्चा मुख्यमंत्री भी करना भूले नहीं। बहरहाल मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जी कमियों से सीखना चाहिए। बीजेपी 2026 में अपनी निश्चित रूप से कमियों से जी, निश्चित रूप से जो कमियां होती हैं तो उन्हें भी दूर करेंगे, लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे, एक लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन का, और वह था धर्मार्थ काम फलाए राज्याय नमः। धर्म, अर्थ, कार्य और उसी के अनुसार परिणाम। तो वो जो परिणाम देने का समय है वो 2026 होगा, क्योंकि हमने आधार तैयार किया। हमने आधार तैयार किया राजस्थान की समस्याओं को दूर करने के लिए, जो निरंतर आजादी के बाद से लेकर अब तक चल रही है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भजनलाल जी के नेतृत्व में कार्य किया है, चाहे ईआरसीपी हो, चाहे देवास हो, चाहे यमुना समझौता हो, या फिर अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के माध्यम से जो पूरे देश में नंबर 1 पर राजस्थान को लेकर आए, उसके माध्यम से। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दोनों समस्याएं दूर होगी तो राजस्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तीसरा विषय जो बड़ा समस्या थी वो तो बेरोजगारी की। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही जो सबसे बड़ा कलंक राजस्थान पे लगा हुआ था कि हमारे यहाँ पे पेपर लीक होते थे, उन्हें दूर करने का कार्य किया। 296 परीक्षाएं ऐसे हुई है इन 2 सालों में जिनमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो यहाँ के जो युवा थे, उनके जो सपने धराशायी हो रहे थे, उनको साकार करने के लिए हमने कदम आगे बढ़ाए और उसमें परिणाम भी हमने दिया है। 6,000 नियुक्तियां दे चुके हैं और आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर भी उन युवाओं को दे चुके हैं कि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। तो निश्चित मानिए 2026 अनेक परिवारों के सपनों को साकार करने वाला होगा और 50 ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनमें राजस्थान आज सबसे आगे है। वीरेंद्र जी, आपने कहा डिलीवरी जी का साल होगा, बहुत अच्छी बात है। जी, निश्चित रूप परिणाम से देखने को मिलेंगे 2026 में और परिणाम जी देखने का समय भी आ गया। जैसा राजीव जैन जी ने भी कहा कि 2.5 साल किसी भी सरकार के आकलन का बहुत बहुत अहम समय होता है। आधा पड़ाव पूरा हो गया, आधा बाकी है। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप जब कामों की रफ्तार को देखते हैं और अभी तक की डिलीवरी 26 में डिलीवरी होगी, यानी कि 25 में काम हुए हैं तब डिलीवरी होगी, तो 25 जाते जाते आप क्या महसूस कर रहे हैं? 25 में राजस्थान को सरकार से जो मिला वो अपेक्षित मिला और 26 में क्या कुछ मिलना चाहिए? जी, मीना जी, सबसे पहले तो नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष की पूरे पैनल को और हमारे श्रोताओं को शुभकामनाएं के आने वाला 2026 नववर्ष उनके लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जहां तक आपने जो क्वेश्चन भी पूछा है कि अगला साल कितना मंगलमय रहने वाला है, वाकई मंगलमय तो रहेगा, मगर भजनलाल सरकार को अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ेगा। नगर निकायों के चुनाव हैं, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। जिला परिषद और नगर निकाय में वो सारी कार्यस्थिति का बखान करेंगे कि किस तरह के परिणाम आते हैं, क्या लोग, जनता उनसे संतुष्ट है या नहीं। अरावली के मुद्दे पर अभी बहुत हाहाकार मचा हुआ है राजस्थान के अंदर। मीना जी, आपने देखा अशोक गहलोत इसी पर, जो आप चित्र दिखा रहे हैं उसी पर ही बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत ने ये कहा कि मेरे टाइम पे, मैंने 2010 में जब इसको रीबैक हो गया था, तो 2024-25 में राज्य सरकार ने ऐसा क्यों किया, वापस जो दिया उसके वजह से। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो आया उसमें नया शपथ पत्र देना पड़ेगा और एडवाइजरी कमेटी आएगी। तो एक अरावली बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनने वाला राजस्थान के लिए, क्योंकि एक तरफ तो खनन का दबाव है और एक तरफ जनता की मांग है, उसको दोनों को संतुलन करना पड़ेगा। बेरोजगारी, महंगाई, मीना जी, तो आज आप सोने का रेट देखे कहाँ पहुंच गया, आज चांदी का रेट देखे कहाँ पहुंच गया। बीजेपी जब आई थी सत्ता में तो ये कह के आई थी कि कांग्रेस ने मंगल सूत्र छीन लिया, मगर आज आम गरीब के लिए चांदी का नाक का भी खरीदना भारी हो। 2,46,000 चांदी, सोना 1,46,000, बहुत बड़ी बात है। भारत इस समय, मीना जी, जो जो सैंक्शन लगाई गई है अमेरिका की तरफ से,
उसके प्रभावों से अब आना शुरू होगा, अभी तक प्रभावों में आया नहीं है। बहुत बड़ा प्रभाव राजस्थान पे पड़ता है, राजस्थान से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, कपड़ों का एक्सपोर्ट होता है और अन्य चीजों का एक्सपोर्ट होता है। मार्बल की चीज है, मार्बल मंडी मरती जा रही है, बेरोजगारी जो बिजनेस पॉइंट पे है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि अब रोजगार दिया, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां बढ़ी हैं, पेपर लीक कम हुआ, इससे मना नहीं किया जा सकता, एक अच्छा काम हुआ। मगर बेरोजगारी और महंगाई जिस दर से बढ़ रही है, जिस तरह से हालात कर है, उसको कंट्रोल करना भजन लाल जी के लिए बहुत जरूरी होगा। और तीसरी बात, मंत्रिमंडल विस्तार की बात जहां तक है, तो राजीव जी कह रहे हैं, राजीव जी ने कहा कि मंत्रिमंडल बाद में होगा, जबकि हकीकत मेरे हिसाब से ये इससे पहले होगा, क्योंकि ये चुनाव है, उससे चुनाव से पहले पहले ये बात होगी। मेरा जी आगे आप तक ये चीज। जी, चुनाव से पहले एक परीक्षा तो चुनाव अपने आप में है और दूसरी परीक्षा ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी क्या सोचती है। 2026 में जनता की भी अपेक्षाएं हैं। राकेश वशिष्ठ जी, राजस्थान की जनता की कौन सी अपेक्षाएं सरकार से अपेक्षित हैं जो 2026 में पूरी होनी चाहिए ताकि सरकार के होने का मायने मतलब समझ में आए? देखिए मीना जी, इसका जो पैमाना है वो देखने का नजरिया है। गिलास में पानी आधा भरा हुआ है, कुछ लोगों को तो आधा खाली दिखता है, कुछ लोगों को आधा भरा दिखता है। अब भजनलाल शर्मा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, एक साल तो पर्ची की सरकार, अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे निकल गए। लेकिन वो जो मेरे 2 साल के कार्यकाल में मेरा मानना यह है कि उन्होंने अपेक्षा से ज्यादा बेटर काम किया और अपने स्थायित्व को और मजबूत किया। अब विरोधी भी इस बात को कहने के लिए नहीं है कि भजनलाल अब गए और अब गए और अब गए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से काम किया है सख्ती के साथ, मैंने ये देखा कि वो चाहे किसी भी की गलत बात के लिए किसी की सिफारिश कोई स्वीकार नहीं करते और जीरो टॉलरेंस के तहत वो काम कर रहे हैं और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं, चाहे कैसा भी मुद्दा हो। अब हालत पिछले सालों में कुछ बिगड़ी हुई तो थी, कारण चाहे कोई भी रहे हो, किसी पर दोषारोपण तो नहीं कर सकता, लेकिन उन हालतों को सुधारना और आगे के लिए रास्ता साफ करना ये उनकी एक प्राथमिकता रही, जिसके वो काम कर रहे हैं। उन्होंने आपके रोजगार देने के मुद्दे को लेकर के एक बिल्कुल कैलेंडर तैयार किया कि किस तरीके से एग्जाम्स होंगे, किस तरीके से इंटरव्यू होंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि जो राजस्थान में जो पिछले कुछ सालों के दौरान जिस तरीके से रोजगार देने के नाम पर, नौकरियों के नाम पर जो पेपर आउट होने के काम किए, जो घपलेबाजियां हुई, उन पर रोक लगी है और अभी तक उनके कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई भी ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया जिसमें कहीं इस तरह की गफलत कहीं देखने को मिली हो और सही तरीके से काम हो रहा है। ये एक उनकी बड़ी उपलब्धि है। वैसे मीना जी, राजनीति में संभावना और दुर्घटना दोनों का ही होता है। कब क्या दुर्घटना घटित हो जाए राजनीति में कोई पता नहीं, और कब संभावना कब पैदा हो जाए उसका भी कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए आगे का आकलन तो नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है, भजनलाल जी रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन उनकी जो कार्यप्रणाली है, मैं हालांकि बात से तो सहमत हूँ कि 2.5 साल होने पर उनका जो पूरा वर्किंग स्टाइल है, उन्होंने राज्य के लिए जो किया वो मापदंड तय करने पड़ेंगे और देखा जाएगा कि इन्होंने कितना काम किया है, वो इनका पार्टी आला कमान भी दिखेगा। और उसके बाद इनकी स्थिति को अगर उनको संतोषजनक लगा पार्टी आला कमान को, क्योंकि ये पहले चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जो पूरी तरह शुरू में पार्टी आला कमान के निर्देशों के तहत सारे काम कर रहे हैं। उनके जो भी निर्देश होते हैं उनको पूरा करने का काम करते हैं। अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आगे भी काम करेंगे। और ये, लेकिन जहां तक विकास कार्यों की सवाल है, हम जो देखने का है काम हो रहे हैं
और चूंकि काम एक दिन में तो दिखता नहीं है मीना जी, कोई काम शुरू होता है तो उसको साल 2 साल 1.5 साल का भी प्रोजेक्ट भी होता है, 2 साल के भी प्रोजेक्ट होते हैं। शुरू में कुछ योजना ERCP की जैसे बात चली थी वो उस पर भी काम चल रहा है, और भी जितनी भी योजनाएं थी उस पर भी काम चल रहा है, और रोजगार देने का भी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। वैसे ये पूरी विश्वव्यापी समस्या है रोजगार की, आप किसी भी देश में चले जाएंगे रोजगार का तो रोना मिलेगा ही मिलेगा, इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन इनके प्रयास हैं जिस पे ही काम कर रहे हैं, और जो भी आगे की जो कार्यवाही है जो जनता के हित के लिए वो शायद काम करेंगे, क्योंकि वो अब निष्कम भाव से काम करने में लगे हुए हैं। अभी तक एक भी ऐसी घटना घटित नहीं आई जिससे लगा हो कि यहाँ गलती कर गए हैं या इन्होंने इस तरह का जानबूझ कर कोई गलत काम कर दिया है। आगे का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर कोई दुर्घटना घटती, दुर्घटना तो हुई है राजस्थान में बहुत, आपको अच्छे भले शिफ्टन माथुर चल रहे थे 1985 में, राजा मान सिंह का प्रकरण हो गया, सत्ता से उठ गए। तो 1971 में तो राजस्थान के सबसे बड़े कद्दावर नेता थे मोहनलाल सुगाड़िया, उन्होंने वो राजनीतिक गलती कर गए और राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ चले गए, उनकी कुर्सी चली गई। तो इसलिए इस बात को तो नहीं कह सकते कि आगे क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन हमारा मानना यह है कि इनकी स्थिति 2 साल के अंदर जो रही है वो संतोषजनक है, और अगर इस हिसाब से काम करते रहे तो अपनी मजबूती को और मजबूत करेंगे और लोगों के लिए ये कहने के लिए मजबूर कर देंगे कि हाँ राजस्थान के अंदर ये काम हो रहा है। तो मैं मानता हूँ 2026 के अंदर इनका भविष्य काम करने का वो और तीव्र गति से प्राप्त होगा। ज्यादा मंत्रिमंडल की सवाल है, मेरा आपको ध्यान हो मीना जी, मैं कई बार इस बात को कह चुका, पहले राजनीतिक नियुक्तियां होंगी उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब राजनीतिक नियुक्तियां होना शुरू हो गया, कल भी राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, इसके बाद क्योंकि होना तो है मंत्रिमंडल का विस्तार, कब होगा ये, क्योंकि सरकार तो चल रही है, ज्यादा पद बढ़े जाने नहीं है, केवल 6-7 आदमियों को लेना, कुछ उलटफेर भी हो सकता है, तो वो उसकी आवश्यकता जब भी होगी वो हो जाएगा। लेकिन 2026 में इसकी संभावना ज्यादा है, जब तक सारी राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएंगी, सारे चुनाव हो जाएंगे पंचायत के और लोकल सेक्टर बॉडीज के, या तो उससे पहले या उसके बाद कभी भी हो सकता है। तो मेरा मानना ये मीना जी कि मेरे हिसाब से इनका कार्यकाल ठीक है, और अभी तक के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात है कि इन पर कोई आक्षेप नहीं लगा, ना भ्रष्टाचार का आक्षेप लगा, ना कोई आक्रमणता का आक्षेप लगा। कहने को तो कुछ भी लगा सकते हो, कोई कह सकते हो ऐसा, लेकिन ऐसा प्रमाणित कोई आरोप नहीं है जिससे प्रमाणित होता हो कि उन्होंने यहाँ गलती की, यहाँ भाई भतीजावाद किया या कुछ किया। और इनके ऊपर अभी तक तो आला कमान की पूरी अच्छी इंडस्ट्री बनी हुई है और उसी के अनुरूप ये काम कर रहे हैं। आला कमान का आपने नाम लिया है तो जिक्र कांग्रेस पार्टी का भी कर लें। अशोक गहलोत जिन्होंने आला कमान को नाराज करने की सजा कहीं न कहीं पा रहे हैं, लेकिन अब राजीव जैन जी 2026 अशोक गहलोत 3 बार के राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष और न जाने क्या क्या, कैसा लगता है आपको उनका 2026 आएगा? देखिए मीना जी, अशोक गहलोत तो उस तरीके के राजनेता हैं कि वो मतलब जिनके लिए कह सकते हैं 24/7 मतलब वो 24 घंटे राजनीति में जमे रहते हैं। तो अभी भी देख लीजिए आप, जब से वो सत्ता से हटे 2 साल से काफी सक्रिय है, मतलब चाहे किसी भी चीज की आलोचना करनी हो, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, किसी बात की, तो वो काफी मुखरता से करते हैं। तो वो और दौरे भी काफी करते हैं, तो इन सब चीजों से वो अपनी सक्रियता को तो बनाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कांग्रेस पार्टी की एक अलग तरीके की मुसीबत है कि वहां गुटबाजी, मतलब हमेशा से 30-35 साल की पत्रकारिता में देखता आ रहा हूँ, हमेशा से ही वहां गुटबाजी रहती है, क्योंकि पार्टी का यदि आलाकमान मजबूत होता है तो गुटबाजी नहीं होती है, जैसे भाजपा है। अब वहां का आलाकमान मजबूत है तो यहाँ कोई बोल ही नहीं सकता। मान लो भजनलाल सरकार की कोई आलोचना या पार्टी में कोई विधायकों में असंतोष, नाराजगी हो तो वो कहीं खुल के आ ही नहीं सकती, क्योंकि आलाकमान इतना मजबूत है कि वो किसी की सुन ही नहीं सकता। आप जबकि भाजपा में चुनावों के समय बड़ी भयंकर गुटबाजी थी, वसुंधरा राजे का घोटाला, अभी भी है गुटबाजी तो, लेकिन अब वो कोई बोल नहीं सकता कि वहां मजबूती है। अब कांग्रेस में दिक्कत ये है कि वहां मजबूती आलाकमान की इतनी नहीं है, तो वहां बराबर के दूसरे नेता जो एक तैयार सचिन पायलट, जिनका आपने भी जिक्र किया, वो है, अब प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस में अपने अलग किस्म की वो गुटबाजी चलती है, लेकिन
आखिर में इन दोनों बड़ी पार्टियों में वही होता है जो इनका आला कमान चाहता है कि किसको बनाना है मुख्यमंत्री। आला कमान के यहाँ से ही इशारा होगा, वो ही बनेगा। अब उसमें कौन गोटियां बैठा लेता है, पब्लिक पे काम करना है। अभी जैसे जिक्र कर रहे थे कि भजन लाल जी का, तो पार्टी उनका काम सरकार का ठीक है, कैसा भी हो सकता हो, आला कमान वो मूल्यांकन नहीं करेगा। आला कमान मूल्यांकन उनका ये करेगा कि 3 साल का कार्यकाल होने के बाद कि पार्टी वापस से सत्ता में आ सकती है या नहीं आ सकती है, गणित वो बैठाई जाएगी कि क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक समीकरण, उन सबको देखते हुए कि पार्टी को रिपीट कराना है तो क्या फैसला करना है, किसको, मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहे हो सरकार, जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रिपीट कर जाएंगे, इतने सारे काम किए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कांग्रेस दूसरे तरीके से सोचते कि जो राजस्थान का जो मतदाताओं का मिजाज है वो हर 5 साल में सत्ता बदलता है। अब उसमें कैसे क्या चीजें होती है, तो कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा चलेगी। उनको को तो लगेगा कि ये सत्ता अब हमारे हाथ में आ रही है। इधर भाजपा का आला कमान ही सोचेगा मौजूदा मंत्रिमंडल रहने से क्या रिपीट हो सकते हैं या क्या बदलाव करना है, क्योंकि भाजपा का आला कमान इतना मजबूत है कि वो एक झटके में सब चीजें बदल देता है। वहां कोई मतलब माफी नामा चीज तो है ही नहीं। कोई गलती या पार्टी को उनको लगेगा कि सत्ता में इनके रहते, इन मंत्रियों के रहते आ सकते हैं तो इनको कंटिन्यू कर लेगा, उनको लगेगा कि नहीं आ सकते तो एकदम सारे ही बदल देंगे। जैसे गुजरात में बहुत सी जगह में देखा, हरियाणा का उदाहरण है, कई जगह का उदाहरण है। एक दिन पहले मनोहर लाल खट्टर की खूब तारीफ की प्रधानमंत्री ने की, गृह मंत्री ने की, लेकिन तीसरे दिन मालूम पड़ा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही उत्तराखंड में कई राज्यों के उदाहरण है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहां आकलन से ये होगा कि रिपीट हो सकती है कि नहीं, उस आधार पे भाजपा की मौजूदा सरकार का निर्णय फैसला होगा। तो वो मतलब नवीन फैसला ही करते हैं जी उस रूप में। जी जी वसुंधरा राजे का आपने जिक्र कर ही लिया है, तो मैं वीरेंद्र शर्मा जी से पूछती हूँ, और राजस्थान की जनता जानना समझना चाहती है कि दरअसल वीरेंद्र जी, वसुंधरा राजे जी जहाँ हैं वहीं रहेंगी, या उनका एक बार फिर से उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर अब उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए उन्हें पार्टी आराम कराना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है वसुंधरा जी और राजस्थान के जनमानस पे छाई हुई हैं, तो निश्चित रूप से वह सदैव अग्रणी नेता रहेंगी राजस्थान को लेकर। तो और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कभी इच्छा होगी कि उन्हें घर बैठाया जाए। और आप देख रहे हैं उनकी सक्रियता भी किस प्रकार पूरे प्रदेश में वो सभी जगह जा रही हैं, आम लोगों से भी मिल रही है, और जो भी विषय होते हैं वो सरकार तक भी पहुंचाती है। सरकार को कहीं न कहीं उनसे एक अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है और उसके अनुसार कार्य भी हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सरकार को फीडबैक देने का काम वसुंधरा जी कर रही हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मैं आपके पास आ रही हूँ। सचिन पायलट, उनके लिए कैसा देखते हैं आप 2026 राजस्थान में? सचिन पायलट का राजस्थान में जो मन और दिल लगता है, क्या राजस्थान की जनता के यहाँ उनको वो जगह मिलेगी? जी मीना जी बिल्कुल सही कह रही हैं। 2026 सचिन पायलट का साल होगा। बिल्कुल आपका सोचना जो है वो बिल्कुल सही है, मेरा भी यही सोचना है। क्योंकि कांग्रेस की जो आप इंटरनल स्थिति को आकलन करें तो गोविंद सिंह डटोसरा और खड़गे का कार्यकाल करीब करीब एंड ही है। अब नए साल के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही है दोनों जगह पे। तो अशोक गहलोत भी अब जिस स्थिति में है, सेंट्रल उनका क्या उपयोग करता है, आला कमान उनका क्या उपयोग करता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। मगर सचिन पायलट को इस समय पर जो स्थितियां दिख रही है कांग्रेस के अंदर, और जिस तरह से राहुल और प्रियंका के वो करीब है, तो उनका भविष्य तो बहुत उज्जवल है और बहुत आगे निकलेंगे वो। ये अलग बात है कि अभी जो चुनाव होंगे नगर निकायों के, और उसमें उनकी किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका उनको दी जाती है, किस तरह से वो काम करते, वो एक इम्पोर्टेंट विषय रहेगा। और नंबर 2 मीना जी, राजस्थान की जो पूरी राजनीति है उसके अंदर जो हालात हैं वो अभी दबी हुई चिंगारी वाले हैं। चाहे बीजेपी ले लो चाहे कांग्रेस ले लो,
ये जरूर है कि बीजेपी का संगठन बहुत ज्यादा प्रभावी है ऊपर रूप से, इसलिए जो बातें आ नहीं रही, मगर जिस तरह के हालात किरोड़ी के रहे या और लोगों के रहे, या जिस तरह से बातें उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आई, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, भजन लाल के लिए सुखद नहीं थी। फिर भी पार्टी, क्योंकि बहुत कैडर बेस्ड पार्टी है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना जानती है, तो उसने उस परिस्थितियों को कंट्रोल कर लिया। अगर इसकी जगह कांग्रेस की सरकार होती तो बखेड़ा बहुत बड़ा होता, जिस तरह के हालात रहे बीजेपी के अंदर। मगर 2026 में क्योंकि चुनाव है, मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को पिछले 6 महीने से लगातार देख रहे हैं, तो कहते हैं ना, जब कोनी पे शहद लगा होता है तो हर आदमी अपनी घोड़ी छाया में बांध के रखना चाहता है, तो वो हालात करीब करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके उसमें रहा है। कांग्रेस की जहां तक बात कर रही है मीना जी, तो कांग्रेस के हालात सुधर रहे हैं, इस बात से मना नहीं किया जा सकता, मगर क्योंकि अब बंगाल का चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्टी का जो मेन फोकस एरिया है वो बंगाल है, और जिस तरह से पार्टी ने अभी वंदे मातरम को लेकर के, और जिस तरह से अभी बैठक की है अरावली को लेकर के, और जिस तरह से इश्यूज को उठाने के, या राहुल गांधी ने बिहार के इलेक्शन में जिस तरह से इलेक्शन इश्यूज को उठाया है, उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ रही है। और उसमें जो आपका जो प्रश्न था, इसके उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनकी भूमिका को लेकर के, वो काफी सशक्त रहेगा और आगे उनका भविष्य भी बनेगा। जी, राकेश वशिष्ठ जी, एक बात अगर हम सरकार की कैबिनेट की करें, कोई ऐसा मंत्री पाते हैं जो छाप छोड़ पाया 2 साल के काम की, कि भाई ये मंत्री अच्छा काम कर रहा है, या ये मंत्री जनता से जुड़ाव महसूस कर रहा है, ये जनता की कार्यशैली पर, मतलब अपनी कार्यशैली पर खरा उतर रहा है, कोई एक मंत्री? अब इसका तो आकलन कैसे कर सकते हैं मीना जी? और आपने बड़ा ऐसा सवाल पूछ लिया मुझसे कि जिसका जवाब शायद ही कोई दे पाए। लेकिन हम लोग तो चूंकि केवल यहाँ बैठ करके ही और आकलन कर सकते हैं समाचार पत्रों के लिहाज से, और उनकी गतिविधियां भागदौड़ के हिसाब से, तो उसके हिसाब से लगता है कि दिया कुमारी इस समय उनकी परफॉर्मेंस ठीक चल रही है, और वो लगातार अपने कार्य में लगी हुई हैं। रिजल्ट क्या आ रहे हैं तो अभी हम लोगों को पता नहीं, और पार्टी में उनकी क्या स्थिति है क्या नहीं है ये भी हम इसका आकलन नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से वो मीटिंग्स कर रही हैं और भागदौड़ कर रही हैं, उससे उनकी सक्रियता जाहिर होती है, वो सक्रिय हैं। और कुछ मंत्रियों के ऊपर तो तरह तरह के आरोप भी लगते रहे, उनकी निष्क्रियता भी सामने आ रही है। तो ऐसे मंत्रियों का आप निश्चित मान के चलें, अब की बार जब भी सफल होगा आपका कैबिनेट का, उसमें उनका पत्ता कटना है, क्योंकि जो पार्टी का आला कमान है वो पूरी निगाह ऊपर से रखे हुए है, और ये सारी बातें हैं। अब कहने को तो देखो बड़ी सीधी सी बात है, राजनीति के मामले में हम भी कोई भी आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन वो आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, तो वो सवाल उसका रहता है। तो पार्टी का इंटरनल जो इनका सर्वे है वो इस बात को जाहिर करता है कि कौन मंत्री कितना काम कर रहा है। कि हम लोगों को तो ऊपर से दिखावा देते हैं जो सारी बातें हैं। तो पार्टी का इंटरनल सर्वे है, इंटरनल जो जांच है, इनके जो आला कमान है वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ आदमी क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है, डे टू डे इनको रिपोर्ट मिलती है वहां पर दिल्ली के अंदर, और यहाँ से सारी रिपोर्ट जाती है, वो सारा उसका आकलन करते हैं क्या नहीं है क्या नहीं है। क्योंकि अब तो उनका संगठन का काम भी फ्री हो गया, पहले तो उनके ऊपर नए अध्यक्ष आ गए, तो उसके हिसाब से भी सारा देखेंगे। लेकिन जो कुछ भी होगा वो केंद्रीय आला कमान के निर्देश पर ही होगा। वो भजन लाल शर्मा कितना संतुष्ट कर पाते हैं उनको, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, आपके वसुंधरा राजे तक ये स्थिति थी कि मुख्यमंत्री की बहुत चलती थी, मंत्रिमंडल में भी, और कोई भी निर्णय लेना होता था उनके हिसाब से, इवन पार्टी के टिकट बांटने में भी होती थी। लेकिन इस सरकार के अंदर जो बदला सरकार आई है वो स्थिति नहीं है। इसमें सारे निर्णय और नीति वो ऊपर की अप्रूवल होने के बाद ही होते हैं, चाहे वो संगठन का मामला हो, चाहे वो मंत्रिमंडल का मामला हो, चाहे संघीय व्यवस्था में जबरदस्त केंद्रीयकरण सत्ता का जो किया गया है, पहले भी था, कांग्रेस के समय में भी था,
बीजेपी उसका विरोध करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने भी वही अडॉप्ट कर दिया। शायद सत्ता की जरूरत ही उस तरह से काम करने की है, कंट्रोलिंग जो जबरदस्त है केंद्रीय आला कमान की। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इस वक्त जो बात समझ में आ रही है वो ये कि भजनलाल शर्मा के लिए 2026 चुनौतियों से भरा हुआ है। सबसे बड़ा चुनाव जो होना है पंचायत और स्थानीय निकायों का, वो एक बड़ी चुनौती है जिससे उन्हें पार पाना है। दूसरा कैबिनेट रिशफल, जिसकी लगातार बातें हो रही हैं। और तीसरी, जो कि दरअसल बताया गया है पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा कि कितनी डिलीवरी कर पाते हैं भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।